स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और जैसा कि आपके एग्ज़ाम में बस एक रात की देरी है और कल आप लोग का एग्ज़ाम हो जाना है, तो अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए। एडमिट कार्ड पे जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, उसको एक बार बारीकी से पढ़ लीजिए और उन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो सारी चीज़ें अपने पास रख लीजिए। कम से कम एक ओरिजिनल आईडी रख लीजिए। अगर फ़ोटोग्राफ्स के लिए आप लोगों को बोला गया है तो फ़ोटोग्राफ रख लीजिए और अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए उसको और उसकी एक कॉपी घर पे रख लीजिए, एक साथ में लेते जाइए। बाई लक अगर एक कॉपी गायब वगैरह भी हो जाए तो वो आपके घर पे जो पड़ी है प्रति, वो आपके पास पड़ी रहे। ठीक, इस तरीके से आप ये सारा काम कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं आप लोगों को कुछ गेस क्वेश्चंस दूंगी, तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराऊंगी जो कि संभावना है कि 50 to 50% आपके क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। इस वीडियो से मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको इस क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलेंगे और बाकी 100 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। अगर 40 क्वेश्चन मेरे कराए हुए इस वीडियो से आप पढ़ के अच्छे से कर लेते हैं तो माइनस मार्किंग नहीं है। क्या 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन भी आप तुक्का लगा के सही नहीं कर पाएंगे? तो इस तरीके से अगर 40 और 30 का रेशियो मिला लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 70 क्वेश्चन। अगर 70 क्वेश्चन करते हैं तो 140 नंबर, और 140 नंबर अगर आप लेकर के आते हैं या 135-36 भी लेके आते हैं तो आपका एडमिशन कोई भी डीडीयू में रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो परेशान ना होइए, डरिए मत, इस रणनीति को समझिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। और अब समय बचा नहीं है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ लीगल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, कथन दिया है आईपीसी की धारा 149 के तहत संयुक्त दायित्व का सार यह है कि आपराधिक कृत्य एक गैर कानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से किया जाता है। ठीक है, किया गया होगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आईपीसी की जो धारा 149 है, ठीक है, उसमें क्या है कि अगर किसी सभा या समिति के द्वारा, समूह के द्वारा क्या होता है कि कोई गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो उस समूह में जितने भी व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे, उस आपराधिक कृत्य के क्या होंगे, भागीदार माने जाएंगे। उनको दंड, समान दंड दिया जाएगा। पूरे समूह में जितने लोग होंगे, भले ही वो कृत्य किए या नहीं, लेकिन अगर वो समिति में है, ग्रुप में है, समूह में है, तो वो सभी भी क्या होंगे, दंड के पात्र होंगे। ठीक, अब कारण दे रहा है किसी गैर कानूनी सभा द्वारा, सभा के सदस्य द्वारा किया गया कोई भी अचानक और उकसाने वाला कार्य सभा के अन्य सदस्यों को उत्तरदायी बना देगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक वैसा ही कारण दिया है। ठीक है, कि आईपीसी की धारा 198 जो है बताती है कि अगर सदस्य के किसी भी एक मेंबर द्वारा या सभी मेंबर द्वारा या सिर्फ एक ही मेंबर द्वारा गैर कानूनी कार्य किया जा रहा है तो उस सभा के सभी लोग उसके लिए क्या होंगे, उसके लिए सभी लोग उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका रीजन भी सही दे रहा है, स्टेटमेंट भी सही दे रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन ब्लर है, आपको दिखाई नहीं पड़ा है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ और इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए या फिर आंसर समझ लीजिएगा कि मैं कह क्या रही हूँ। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पिछले क्वेश्चन पेपर में भी कराई थी, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको देख लीजिए। क्वेश्चन है, एक्स एक विवाहित महिला है। ठीक है, एक्स क्या है, एक विवाहित महिला है। बी के साथ व्यभिचारिता में रहने के लिए सहमत हो गई है। एक्स क्या है, पहले से विवाहित महिला है लेकिन किसी गैर पुरुष के साथ में यौन संबंध बनाने के लिए क्या है और उसके साथ में रहने के लिए क्या कर रही है, यहाँ पे व्यभिचारिता का मतलब यही होता है। ठीक है, उसके साथ में रहने के लिए ये क्या है, रेडी है। ठीक है, अब साथ ही उसकी सेवा करने के लिए भी तैयार है। ठीक है, अब बी जो है, बी जो पुरुष है वो क्या कर रहा है कि एक्स को भुगतान करेगा। ठीक है, इन लोगों के बीच में डील हो रही है कि मैं आपको मतलब फिजिकली और मतलब कि आपका जो भी फिजिकली काम होगा और जो आप
के घर का काम होगा, सेवा करना, ठीक है, ये सारे काम भी मैं आपके देखूंगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मुझे कुछ धन देना होगा। तो यहाँ पे जो बी है वो कह रहा है कि एक्स को क्या करेगा, 500 रुपये उसको उसके यौन संबंध बनाने के देगा और 500 रुपये क्या करेगा, उसको प्रति माह जो है उसके घर की देख रेख और उसकी सेवा करने का देगा। तो कह रहा है कि यह जो समझौता किया गया है, ये जो एग्रीमेंट किया जा रहा है, ये क्या है। तो ये एग्रीमेंट वैध नहीं है और ये एग्रीमेंट क्या है, सार्वजनिक नीति के विरुद्ध गैर कानूनी है। ठीक है, क्या है, गैर कानूनी है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जब क्वेश्चन पेपर कराया था मॉडल पेपर, तो उसमें मैंने अभी आईपीसी का एक क्वेश्चन पेपर आप लोग को सॉल्व कराया, उसमें भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि व्यभिचारिता, अगर कोई पुरुष क्या करता है, किसी दूसरी विवाहिता के साथ, मतलब किसी गैर स्त्री के साथ में जो विवाहिता है उसके साथ में किसी भी प्रकार का यौन संबंध बनाता है, तो उसको 5 वर्ष तक का दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये क्या है, ये गैर कानूनी कार्य है। इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता में शामिल है, तो अनुच्छेद 19 में ये शामिल है, तो ऑप्शन ए तो सही है। इसमें बोल रहा है सही कौन सा नहीं है। बी है, जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में किसी भी व्यापार और पेशे को करने का अधिकार शामिल है, ये भी सही है। समानता के अधिकार में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को शामिल किया गया है, ये भी सही है। यहाँ पे दे रहा है, अंतर आत्मा की स्वतंत्रता में सिखों द्वारा कृपाण पहनना और धारण करना शामिल है, तो ये अंतर आत्मा की स्वतंत्रता नहीं, ये धार्मिक स्वतंत्रता है, और जिसमें सिख जो होते हैं अपने धर्म चिन्ह के रूप में कृपाण धारण कर सकते हैं किसी भी स्थान पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये अंतरात्मा की स्वतंत्रता नहीं बल्कि क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है, जो कि अनुच्छेद 25 में बताया गया है भारतीय संविधान के। यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है, तथ्यों पर सिद्धांत लागू करें और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ठीक है, यहाँ पे सिद्धांत और फैक्ट दिया है। सिद्धांत आपका है, एक कार्य करने के लिए एक अनुबंध जो अनुबंध के बाद असंभव हो जाता है, जब कार्य संभव हो जाता है तो व्यर्थ हो जाता है। अब यहाँ पे सिद्धांत क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है, एक अनुबंध बनाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब कार्य हो जाता है, यानी कि जब अनुबंध हो जाता है तो कार्य असंभव हो जाता है, मतलब कार्य इस रूप में अपना मतलब कि रूप ले लेता है कि वो कार्य समझो कि एकदम असंभव है। ठीक है, और कह रहा है कि फिर वो कार्य क्या है कि असंभव हो गया तो समझो आपकी व्यर्थ ही है। ये स्टेटमेंट इसलिए दिया गया है, हम तथ्य देखेंगे फिर हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो फैक्ट दिया है, कह रहा है कि शीला के पास 2 मंजिला इमारत थी, वह हरलीन को 1 साल की अवधि के लिए 50,000 रुपये प्रति माह के किराए पर संपत्ति लीज पर देने के लिए सहमत हुई है। यहाँ पे अब देखिए फैक्ट से चीज़ें क्लियर होंगी। कह रहा है कि शीला के पास जो है 2 मंजिला मकान है। शीला ने सोचा भाई 1 मंजिला पे मैं रह लूँगी और दूसरा मंजिला जो है रेंट पे उठा देती हूँ, तो उसने लीज पे जो है किसी को देने के लिए सोच लिया कि 50,000 रुपये जो है प्रति माह हमारे पास आते रहेंगे, जिससे अन्य खर्चे हमारे होते रहेंगे। ठीक है, दोनों की सहमति हो गई। अब 30 अप्रैल 2015 को दोनों पक्ष पर अनुबंध पे हस्ताक्षर कर दिया गया। ठीक है, दोनों पक्ष ने क्या किया कि चलो ठीक है, हमारे आपके बीच में एग्रीमेंट हो जा रहा है, मैं जो है फला डेट से रहने आऊँगी। अभी यहाँ पे देखिए 30 तारीख को ये हस्ताक्षर हो रहा है, लेकिन रहने कब आएगी ये बता रही है। ये कह रही है कि यह सहमति हुई कि लीज की जो अवधि होगी 5 मई 2015 से शुरू होकर 5 मई से शुरू होगी। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 30 अप्रैल को एग्रीमेंट एडवांस में कराया गया कि एग्रीमेंट में बताया गया कि 30 मई से हम जो है इस इमारत में रहने के लिए आ जाएंगे और 30 मई से जो है इसके ओनर हम होंगे, जिसके एवज में हम आपको क्या करेंगे 50,000 रुपये प्रति माह आपको देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि
अरे 30 अप्रैल को जो है ये आ जाए, 30 अप्रैल को एग्रीमेंट हुआ, 5 मई से ये रहने के लिए रेडी हुई, ठीक है। लेकिन 3 मई को ही मकान में आग लग गई और पूरी इमारत जो है नष्ट हो गई। तो पीछे अब हम चलते हैं प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल क्या कहा, प्रिंसिपल में ही हमारा आंसर छिपा है। देखिए प्रिंसिपल, ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से, जब भी फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही समझ के करिएगा। देखिए थोड़ा सा टिपिकल होगा, लेकिन अगर अच्छे से बारीकी से 2-4 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि कार्य असंभव हो जाता है और कार्य जो है व्यर्थ हो जाता है, ठीक। अब देखते हैं आंसर क्या होगा। कह रहा है कि अनुबंध व्यर्थ है क्योंकि अनुबंध की विषय वस्तु नहीं है। लीज अवधि शुरू होने से पहले ही आग लगने के कारण अनुबंध जो है व्यर्थ हो गया। अनुबंध वैध है क्योंकि अनुबंध का प्रदर्शन अनुबंध की विषय वस्तु पानी भवन अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भवन पे ही तो निर्भर कर रहा है, उसी को ही देख करके वो भवन में रहने के लिए आई। अनुबंध वैध है क्योंकि आग लगने से पहले हस्ताक्षर किए गए। लेकिन हस्ताक्षर से मतलब नहीं है ना, यहाँ पे मतलब हमें किस चीज़ से है कि वो जो है रहने के लिए, तो लीज की जो अवधि है वो 5 मई से होने वाली है। तो अब इमारत जल गई तो कार्य क्या होगा, असंभव हो गया। कार्य क्या हुआ, असंभव हो गया। और कार्य असंभव हो गया तो यहाँ पे लीज जो हो जाएगी, जो अनुबंध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा लीज अवधि शुरू होने से 2 दिन पहले ही आग लगने के कारण अनुबंध व्यर्थ हो गया। नहीं, तो यहाँ पे अनुबंध व्यर्थ होगा क्योंकि अनुबंध की विषय वस्तु का अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। जिस विषय वस्तु पर अनुबंध किया गया था, एग्रीमेंट किया गया था, अब वो विषय वस्तु ही नहीं रही। यानी कि मकान को लेने की बात कही गई थी और मकान जो है अब है ही नहीं, तो एग्रीमेंट क्या है आपका, क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान लगा करके आंसर सही करके आइएगा। 1-2 बार पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आपको फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप के देखने को मिलेंगे, तो रेडी रहिएगा। हो सकता है क्वेश्चन बदले हुए भी मिले और हो सकता है कि क्वेश्चन सेम एज इट इज भी आपको मिल जाए। यहाँ पे है तथ्यों पर सिद्धांत लागू करें और सबसे उपयुक्त आंसर देना है। यहाँ पे सिद्धांत दिया है किसी व्यक्ति के भूमि के उपयोग या उपभोग में अनुचित हस्तक्षेप जो होता है उपद्रव का गठन करता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के भूमि में उपयोग या भोग के अनुचित हस्तक्षेप जो होते हैं उपद्रव के भोग करते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने घर में रह रहे हैं और आपका पड़ोसी जो है कोई अनुचित कार्य करता है और आपके रहने में, आपकी स्वतंत्रता में वो बाधा उत्पन्न करता है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि वो उपद्रव का कार्य कर रहा है, उस पर आप मुकदमा कर सकते हैं उपद्रव का, ठीक है। अभी ऐसा कुछ करिएगा मत, मतलब मेरे कहने का बस क्वेश्चन समझाने का मतलब है। ऐसे हम लोगों के पास जो है, ऐसे हमारे पास अधिकार होते हैं, ऐसे कानून होते हैं, लेकिन बात बात में हर किसी से समाज में रहना है तो हर किसी से उलझने का कोई जरूरत नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तथ्य दिया है। तथ्य क्या दिया है, अब पीछे हम लोगों ने समझ लिया कि यदि हम मान लीजिए भले ही अपने घर में हैं, अपने भूमि पे हैं, लेकिन अगर हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, बार बार लड़ाई झगड़े बहुत तेज आवाज़ में मतलब कि लड़ना झगड़ना, जिससे हमारे घर का वातावरण भी खराब हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, या किसी भी तरीके का गाली गलौज करना, कुछ भी कर रहा है, अगर वो डेली उसके रूटीन का हिस्सा है, जिससे आपके घर का वातावरण खराब हो रहा है, तो वो क्या है, उपद्रव का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि मिहिर द्वारा जॉर्ज जो एक चिकित्सक है, ठीक है, जॉर्ज क्या है, एक चिकित्सक है, और मिहिर क्या कर रहा है, उसका घर जो है मतलब जॉर्ज का एक हॉस्पिटल है, क्योंकि वो चिकित्सक है, चिकित्सक मतलब डॉक्टर है। तो मिहिर क्या कर रहा है कि हॉस्पिटल के सटे ही ईंट तोड़ने की मशीन लगा दी। मशीन ने निकलने वाली धूल जॉर्ज के मेडिकल के चैम्बर में चली जाती है और मरीज परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। यहाँ पे पहली चीज़ ये, जब हॉस्पिटल है तो मिहिर द्वारा ऐसा कृत्य अगर किया जा रहा है तो ये उपद्रव ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलेगा, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलेगी, जिससे रोगियों को और भी तकलीफ होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है कि जॉर्ज मिहिर पर उपद्रव के लिए मुकदमा नहीं कर सकता, तो ये पहले ही गलत हो गया। जॉर्ज मिहिर पर मुकदमा नहीं कर सकता, जॉर्ज मिहिर पर उपद्रव के लिए मुकदमा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा, जॉर्ज मिहिर पर उपद्रव के लिए मुकदमा कर सकता है क्योंकि धूल जॉर्ज और रोगियों के शरीर को आराम में हस्तक्षेप कर रही है, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाए। देखिए हमारे
जो प्रिंसिपल पहले दिए हुए हैं उसको अच्छे से समझ लीजिए, तो आपका आंसर खुद आप निकाल लेंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सही कथन की पहचान कीजिए, संघवाद से तात्पर्य क्या है। तो संघवाद से तात्पर्य यही होता है कि जिसमें दोनों सरकारें मिलकर के अपना क्या करती हैं, कार्य को अच्छे से करती हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार या क्षेत्राधिकारी जो भी होते हैं, इनमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है। ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्स की मन की विकृत स्थिति के कारण और अधिनियम की प्रकृति को नहीं जानने के कारण वाई पर हमला करता है, जो आत्मरक्षा में और अपने हमले को रोकने के लिए उसे मारता है, जिसे वह घायल हो जाता है। वाई ने कौन सा अपराध किया। अब यहाँ पे समझेंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि एक्स की मनस्थिति जो है खराब है, ठीक है, खराब है, ठीक है, इस पे कोई बुरी बात नहीं है। अब कह रहा है कि एक्स की मन स्थिति तो खराब है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वाई पे हमला कर देता है, और वाई जो है आत्मरक्षा के लिए क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, रोकथाम करता है, और ऐसे में एक्स को क्या हो जाती है, चोट पहुंच जाती है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वाई किस प्रकार का, मतलब वाई किस प्रकार का अपराध कर रहा है। वाई ने कोई अपराध नहीं किया, ठीक है, अभी कथन क्या है कि वाई ने कोई अपराध नहीं किया। अब रीजन दे रहा है कि वाई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 98 के तहत एक्स के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार का प्रयोग किया। तो बिल्कुल सही है। आईपीसी का जो आपका सेक्शन 98 है, वो क्या करता है, व्यक्ति को अपनी प्रतिरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए क्या करता है, छूट प्रदान करता है कि यदि मान लीजिए कि आप पे किसी भी प्रकार का आक्रमण या फिर हमला किया जा रहा है, तो आप सेल्फ डिफेंस में क्या कर सकते हैं, सामने वाले से हाथापाई या जो भी जिस तरीके से आप अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस में किया गया वार जो होता है वो वार नहीं माना जाता, अपराध नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही दिए गए हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेंगे, एक्स जो है एक पर्सन है जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो वाई पे क्या करता है, हमला करता है, और वाई अपने बचाव में क्या करता है, मतलब कोशिश करता है कि एक्स को चोट ना लगे। फिर भी बचाव में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से एक्स को चोट लग जाती है। तो यहाँ पे वाई के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध जो है कृत्य नहीं हुआ है, और वाई जो है आईपीसी की धारा 98 के तहत वो क्या है, किसी भी अपराध के लिए किसी भी प्रकार के दंड का भागी नहीं होगा। ये यहाँ पर आपका स्टेटमेंट और रीजन जो भी दिया गया है दोनों ही सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है 2020 के क्वेश्चन पेपर के। तो आप DDU LLB का एंट्रेंस एग्जाम का अगर अभी तक क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं 2020 का, तो उसको देख लीजिएगा, और 2022 का क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिएगा। और ये देख लीजिएगा, अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो ये 3 वीडियो देख करके आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। डेफिनेटली मतलब आपको मैं 80% गारंटी दे सकती हूँ कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है, ठीक है। तो कुंभ मेला आपका कहाँ नहीं लगता है, मथुरा में नहीं लगता है, ठीक है। नासिक, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन में क्या होता है, आपका कुंभ मेला लगता है। बाकी जगहों पे, बाकी आपका मथुरा में कुंभ मेला नहीं लगता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अनुचर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो अनुचर का पर्यायवाची भित्र भी होता है, भृत्य होता है, चाकर होता है, सेवक भी होता है। निर्झर जो होता है ये आपका अनुचर का पर्यायवाची नहीं होता है। अनुचर मतलब क्या होता है, मतलब आपके पीछे पीछे चलने वाला। तो नौकर का कार्य क्या होता है, आपके सेवक का कार्य क्या होता है, आप जो कहो आपके अनुसरण के हिसाब से वो पीछे पीछे चले, आपका कहा सुनता रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद कहाँ कार्य कर सकते हैं। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, रिटायरमेंट के बाद यदि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन्हें किसी भी केस के पुनर्विलोकन के लिए बुलाया जाता है, तो वो वहाँ पे जाकर के कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मर्माहत का समानार्थी शब्द होगा। तो मर्माहत का जो मतलब होता है कि मर्म मतलब दुख, दुख से भरा हुआ हृदय, दुख से भरा हुआ हृदय। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है कि जो इस
शब्द के सटीक हो। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित पे विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्कंडे काटूज और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा द्वारा सुनाए गए फैसले में कोर्ट के हज सब्सिडी की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की उदारता के लिए केवल मुसलमानों को ही लाभार्थी नहीं, हिंदुओं को भी सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता मिली है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और दोनों ही सही दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेटा अनधिकृत पहुंच से बचाना क्या कहलाता है। तो डेटा को अनधिकृत पहुंच से बचाना होता है डाटा सुरक्षा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको आगे क्वेश्चन बता देती हूँ। दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यंजन संधि का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से व्यंजन शब्द का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, परिणाम जो है ये आपका व्यंजन संधि है, भूसट जो है ये भी आपका व्यंजन संधि है, लेकिन मतानुसार जो है ना ये आपका व्यंजन संधि नहीं बल्कि क्या है, स्वर संधि है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। तो यहाँ पे लक्ष्मी सहगल जो हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि संविधान सभा जब गठित हुई थी तो उसमें कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है राजकुमारी अमृत कौर और हंसा मेहता, सरोजनी नायडू, ये लोगों ने भाग लिया था, लेकिन राजकुमारी अमृत ये क्या बोलते हैं आपका लक्ष्मी सहगल ने भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मुझे पता है कि आपको क्वेश्चन विजुअल नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मेरे कहने पर आप लोग उसको सुन लीजिए। आगे क्वेश्चन है, 8 गेंद के पीछे का अर्थ होता है, 8 गेंद के पीछे का अर्थ होता है मुसीबत में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है। तो देखिए, 4 मौलिक ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है। कौन कौन से, नोट कर लीजिए उसको। ठीक है, कौन कौन से, विधि के समक्ष समता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 4 ऐसे अधिकार हैं जो कि किसी भी विदेशी नागरिक को नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए जो हो जाएगा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हो जाएगा, यही विदेशी यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाकी विकल्प जो हैं, बाकी भारतीय और विदेशी सभी नागरिकों के मूल अधिकार हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण का अधिकार, ये आपका विदेशी नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर था। ये क्वेश्चन मैंने अभी आगे आपको लिख करके भी दिया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, इन विकल्पों में से झंकृत का विलोम शब्द क्या है। तो झंकृत का विलोम हो जाएगा प्रेम पात्र। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को जो क्वेश्चंस मुझे लगे हैं कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, वो मैंने यहाँ पे 10-12 हिंदी के क्वेश्चन और लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूरा मैं कराऊंगी, और कोशिश रहेगी कि अधिकतम क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में मैच करें। क्वेश्चन है, अनुचर का पर्यायवाची निर्झर होता है। ठीक है, अनुचर का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है, निर्झर होता है। चूहे की चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, इस मुहावरे का अर्थ है सीमित संसाधनों से बड़े काम नहीं होते। अगर सीमित संसाधन है तो उसमें क्या है कि मतलब मान लो कि 1 किलो ही आपके पास आटा है और 50 लोगों के लिए रोटी बनाने के लिए कहा जाए, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि 50 लोगों का खाना 1 किलो के आटे में नहीं पॉसिबल है। तो चूहे की चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, यहाँ पे ये मुहावरा क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और आगे है, व्यंजन संधि का एक प्रकार नहीं है। तो मतानुसार जो है, ये मैंने आपको क्वेश्चन में कराया, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा। दिग्धन
गज। इसमें क्या है, अगर क्वेश्चन में ये आए कि इसमें कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि होगी। अगर सीधे आपसे पूछे कि दिग्गज का विच्छेद क्या होगा तो दिग्धन क्या हो जाएगा, गज। ठीक है। मरमाहट का संधि, मरमाहट का समानार्थी, ठीक है, तो मरमाहट का अर्थ होता है जिसका हृदय दुख से भरा हो। मैंने आपको ये क्वेश्चन पीछे करा दिया है। झंकृत का विलोम होता है प्रेम पात्र। बेईमानी में उपसर्ग, तो देखिए जब भी आपको उपसर्ग और प्रत्यय निकालना हो तो मैं आपको बताती हूँ, प्रत्यय जो होते हैं शब्द के बाद में आपके जुड़ते हैं और उपसर्ग जो होते हैं पहले जुड़ते हैं। जैसे बेईमानी है तो आप इसको क्या करिए, इसको तोड़िए, पहले इसका विच्छेद करिए। तो बे ईमान जो है हमारा मूल शब्द होता है ईमान। ईमान में बे जुड़ा तो बेईमान हो गया, और ई जुड़ गया तो बेईमानी हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे बे क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। और ईमान जो हो जाएगा हमारा मूल शब्द है। तो यहाँ पे आप बेईमानी और बेइंसाफी को देख सकते हैं। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आई थिंक आप इसको समझ लीजिएगा, इसको आप लुक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हिंदी की सबसे छोटी इकाई वर्ड है, यानी कि अक्षर होता है। आंसू का बहुवचन होता है। आंसू का बहुवचन जो होता है वो आंसू ही होता है। आंसू का बहुवचन क्या होता है, आंसू होता है, क्योंकि आंसू में एक बूंद नहीं होते बल्कि आंसुओं की धारा निकलती है। जब आप रोते हो तो उसमें ये नहीं है कि मतलब आंसू के कितने पार्ट आ रहे हैं, कितने अणु आ रहे हैं, कितने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आंसू जो है ये क्या है, बहुवचन है। ठीक। आगे क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। भू राजस्व जो होता है केंद्र सरकार का कर नहीं होता है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु के मदुरई जिले में स्थित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो आप लोग इसको सुन करके 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है, तो कुंभ मेला केवल 4 जगहों पर लगता है। प्रयागराज, जिसे हम आज मतलब पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, तो प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार, इन 4 स्थानों पे जो है कुंभ मेला लगता है। भारत में राज्य और केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपके पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है, तो पृथ्वी को सूर्य का चक्कर पूरा करने में कुल समय जो है 1 वर्ष का समय लगता है, यानी कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जिसे हम बता सकते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे में क्या करती है। यानी कि अगर हम बताएं ओवरऑल लगभग जो है, ठीक है, अप्रॉक्स हमारा जो टाइम लगता है पृथ्वी को सूर्य का चक्कर पूरा करने में वो कितना लगता है, 365 दिन, यानी कि 1 वर्ष 6 घंटे का। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला है, हैरी पॉटर के लेखक हैं जेके रोलिंग। इसके बाद है प्रोफेसर अमर्त्य, संबंधित हैं अर्थशास्त्र से। विश्व का चक्कर सबसे पहले किसने लगाया था, फर्डिनेंड मैगलन ने लगाया था। ठीक है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये हैं आपके विश्वनाथन आनंद, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और इन्हें ये उपलब्धि जो है 1988 में मिली थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किसने भाग नहीं लिया था, लक्ष्मी सहगल ने जो है, ऑप्शन के हिसाब से मैंने बताया है, बाकी 15 लोगों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है। अगर आप 2022 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें मैंने सॉल्व कराया है कि किन किन लोगों ने भाग लिया है। आगे क्वेश्चन है आपका, कौन से मूल अधिकार भारत के किसी विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है, तो ये 4 मूल अधिकार जो हैं किसी विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। बाकी मूल अधिकार जो हैं विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक सभी को प्रदान किए गए हैं, तो आप इसे भी देख लेंगे। आगे क्वेश्चन है, मतदाता दिवस मनाया जाता है, मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन है, डंक शॉट संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है, डंक शॉट। इसके बाद है, फीफा का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से यहाँ पे डंक शॉट का संबंध बास्केटबॉल से है और आपका फीफा का संबंध जो है फुटबॉल से है। डंक शॉट आपका क्या है, बास्केटबॉल, और फीफा का संबंध किससे, फुटबॉल से। यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कमीशन हेडक्वार्टर कहाँ पे है,
ठीक है। स्टर्नबर्ग फ्रेंच में है। इसके बाद आपका है शाहीन थर्ड मिसाइल किस देश का है, तो ये पाकिस्तान का है शाहीन मिसाइल जो है। इसके बाद दुष्यंत चौटाला कौन है, तो दुष्यंत चौटाला जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा था उस समय क्या थे, हरियाणा के डिप्टी सीएम थे। अभी ये क्या है, वहाँ के डिप्टी सीएम नहीं है, यानी कि उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। अगर क्वेश्चन में आपको भारतीय राजनीतिज्ञ दिखेगा तो आप उसको भी आंसर कर सकते हैं, या फिर मैं आपको बता दी जिस हिसाब से जो क्वेश्चन आपको दिखेगा उस हिसाब से आंसर आप लोग देख लीजिएगा मैच, ठीक है। इसके बाद है गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, गोबर गैस में मीथेन गैस होती है, ठीक। इसके बाद है अनुच्छेद 351 क्या है, तो अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने और इसके विकास करने के लिए बताया गया है। इसके बाद तरन्नुम रियाज जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई कहाँ की थी, तो ये जम्मू और कश्मीर की थी, और ये मशहूर शायरा, मतलब शायर कहती थी और लेखिका भी थी, तो यहाँ पे इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है उदय के सीईओ हैं कौन है, अमित अग्रवाल हैं प्रेजेंट में, उस समय कोई और था जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, मे भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे। एमआरआई जांच किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो देखिए जो भी ऑप्शन मिल जाएगा इसमें से, ठीक है, उसको आप लोग ट्रिक कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा, ये बार बार रिपीट करके क्वेश्चन आता है आपका। तो यहाँ पे कैंसर के लिए हो सकता है, या फिर हृदय की बीमारी के लिए हो सकता है, हृदय मतलब दिल की बीमारी, ठीक है, मांसपेशियों एवं हड्डियों की बीमारी में, या फिर अन्य बीमारियों के डायग्नोसिस में एमआरआई स्कैन कराया जाता है। तो इसे आप याद कर लेंगे कि किस किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है सटीक आप आंसर तक पहुँच पाएंगे। एक अगला है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके द्वारा करता है, सिनेप्सिस। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिनेप्सिस के द्वारा करता है। बिहार लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40 है, ठीक। अभी मैंने आपको टेलीग्राम पे एक डिटेल में भेजा था कि किस राज्य की क्या लोकसभा सीटें हैं, वो आप लोग एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। हो सकता है उत्तर प्रदेश का पूछ दे या अन्य राज्यों का पूछ दे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद एसआई का बल का जो है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा। और इसके बाद है आपका सबसे गहरा बंदरगाह, तो सबसे गहरा जो बंदरगाह है अगर आपको जगह देगा तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का वेल्लोर जिले में है, और नाम देगा तो कृष्णपट्टनम हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आरटीआई का फुल फॉर्म पूछता है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, यानी कि सूचना का अधिकार। वार एंड पीस के लेखक कौन हैं, तो यहाँ पे वार एंड पीस के लेखक हैं लेप तोल्स्टॉय, ठीक है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे है, कौन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसके बाद है, सफ़ेद हाथियों का देश है, सफ़ेद हाथियों का देश है थाईलैंड। सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है, ये मॉडल पेपर में भी मैंने आप लोगों को कराया है, शनि ग्रह के हैं, 145 उपग्रह हैं। और इसके बाद जो दूसरा पोजीशन आता है बृहस्पति ग्रह का आता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 95 उपग्रह हैं। अगर सबसे बड़े ग्रह की बात की जाए तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। संविदा के लिए क्या आवश्यक है, तो संविदा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है कि संविदा के लिए शर्त का होना क्या होता है, आवश्यक होता है। संविदा के लिए क्या आवश्यक होता है, शर्त का होना। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, 92वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। अच्छा, संविदा में अगर ये विकल्प में नहीं होगा तो ये ध्यान रखिएगा कि संविदा लिखित और अनुप्रमाणित होनी चाहिए, ठीक है। इसको भी आप लोग लिख लेंगे कि अगर ऑप्शन में मिलेगा कि संविदा मतलब किस प्रकार से होनी चाहिए, तो संविदा में अगर ऑप्शन में मिले कि संविदा लिखित और अनुप्रमाणित होनी चाहिए तो ये आपका विकल्प हो जाएगा। अगर आपको मिलेगा कि संविदा के लिए शर्त का होना आवश्यक है तो आप उसको भी देख लेंगे, ठीक। इसके बाद है, 92वां संविधान संशोधन कौन सी भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसके बाद है, पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार। और पुलित्जर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो पत्रकारिता के लिए। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को स्टार्ट करके क्या किया जा सकता है, बहुमत से पारित करके उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि
यदि यह विकल्प में नहीं होता है तो उपयुक्त में कोई भी नहीं, आप आंसर करके चले आएंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन दिया है बाल विवाह अधिनियम किस पर लागू नहीं होता है। तो बाल विवाह अधिनियम जो है, ठीक है, किस पर लागू होता है। तो बाल विवाह अधिनियम जो होता है हिंदू, मुस्लिम और कैथोलिक यानी कि क्रिश्चियन सभी पर लागू होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है पैरागॉन रेस्तरां कहाँ पे है। तो पैरागॉन रेस्तरां जो है ये केरल के कोझिकोड में है और इसे दुनिया में जो है 11वां स्थान मिला है स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए। एक ऐसा रेस्टोरेंट है, रेस्तरां है जो क्या बहुत ही बेहतरीन यहाँ के लाजवाब लजीज भोजन है। ठीक है, और जिसके लिए इसको वर्ल्ड में 11 स्थान मतलब 11वीं रैंकिंग प्राप्त है। इसके बाद 56 क्वेश्चन है तरंग शक्ति अभ्यास कहाँ हो रहा है। तो तरंग शक्ति अभ्यास जो है ये जोधपुर में कराया गया। इसके बाद है डेटा को अनधिकृत करने का, तो डाटा सुरक्षा कहलाता है। 8 गेंदों के पीछे मुसीबत होना। ठीक है, इसके बाद हम कुछ दिन दिवस के क्वेश्चंस देख लेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन बता रही हूँ इसमें से क्वेश्चन सिर्फ DDU वाले के लिए ही आएंगे, बाकी आप सबके लिए ये क्वेश्चन है। जिनका एग्ज़ाम 30 और 1 को है वो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे, उनके लिए भी ये पेपर बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बुकलेट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए आपके जो दिन दिवस हैं, तो देखिए यहाँ से आपको कोई ना कोई दिन दिवस का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। सांख्यिकी दिवस 19 जून को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। रेड क्रॉस दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 मई को मनाया जाता है। विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। विश्व उपभोक्ता दिवस 8 मार्च को और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के उसमें सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। अहिंसा दिवस, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम क्या करते हैं, अहिंसा दिवस सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो अहिंसावादी थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर हो जाएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पे 5 सितंबर इसका सही आंसर है। और यहाँ पे विश्व शैक्षिक दिवस मनाया जाता है, ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। और इसी के साथ में यहाँ पे एक और है आपका गबन गोदान मंगलसूत्र और सवा शेर अनाज पूस की रात, ये रचना किसकी है। तो ये रचनाएं जो हैं मुंशी प्रेमचंद की हैं। और इसमें से जो ये मंगलसूत्र जो दिया हुआ है, ये मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद की अधूरी उपन्यास थी क्योंकि इसी को लिखते समय उनकी क्या हो गई थी, मतलब जब कोई भी उपन्यास लिखने में 1 दिन का तो समय लगता नहीं है, उसमें भाव डालने में, लिखने में, अभिव्यक्त करने में बहुत लंबा समय लगता है, सालों का टाइम लग जाता है। तो ये उनकी अधूरी रचना इसलिए है क्योंकि ये जब लिख रहे थे उसके कुछ समय बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो ये क्या है, अधूरी इनकी रचना है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि मुंशी प्रेमचंद की अधूरी रचना कौन सी है। ठीक, तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मुझे जो भी लगे हैं कि हाँ आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैंने वो सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। 2020 का क्वेश्चन पेपर, 2022 का क्वेश्चन पेपर मैंने चैनल पे करा रखा है, उसको आप देख लीजिए। और साथ में आज जो ये वीडियो कराया है मैंने, इसको आप लोग देख लीजिए। और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सफलता निश्चित होगी, आपको एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा DDU में। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और कोशिश करिएगा कि अच्छा प्रदर्शन करिएगा। और कल जब आप पेपर दे के आएंगे तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जो आपका डिस्कशन ग्रुप है उसमें आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मुझे बता देंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन थे, तो उसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो कोशिश करिएगा कि क्वेश्चंस ज़रूर बताइएगा। दूसरा ये कि एक एक क्वेश्चन टाइप करने की जरूरत नहीं, एक पेज पे लिख करके आप क्या करिएगा,
आप उसका फ़ोटो खींच करके आप वहाँ पे सेंड कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। उसका आपको लिंक आपको मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।